सौर विकिरण क्या होता है? इस पाठ में 3 चीज़ें देखो पढ़ना है, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान। सौर विकिरण क्या होता है? सूर्य से आने वाला प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश, इसी को हम सौर विकिरण कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं आगामी सौर विकिरण, ठीक है, या इसी को सौर विकिरण, या इसी को हम कहेंगे सूर्य तप, ठीक। यानी जो सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आता है उसी को सौर विकिरण कहते हैं, ठीक है। अब इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, सूर्य है, ठीक, और ये पृथ्वी है, ठीक है। तो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वो सभी दिशाओं में फैलेगा कि नहीं? फैलेगा। यानी सूर्य से जितनी ऊर्जा निकलती है उसका 1/2 अरबवां भाग, यानी कि आधा अरबवां भाग या 1/2 अरबवां भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है, ठीक है। और यह भी जो है मतलब 1/2 अरबवां भाग पहुंचता है, लेकिन उसका भी कुछ भाग वायुमंडल से परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी सौर विकिरण का कितना भाग पहुंच रहा है? 1/2 अरबवां भाग, ठीक है। और इसकी जो मात्रा है 1.94 कैलोरी, ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं। अभी बताते हैं ऊर्जा और तापमान में अंतर क्या होता है। 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि अगर कोई 1 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्र है तो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश या ऊर्जा है, सौर विकिरण है, उसका 1.94 कैलोरी भाग उसमें मतलब ऊर्जा उसको प्राप्त होगी, ऊष्मा उसको प्राप्त होगी। समझ में आया? इसी को हम क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक, ठीक है। सौर स्थिरांक क्या है? अगर पूछेगा सौर स्थिरांक का मान कितना होता है तो बता देंगे कि नहीं? सौर स्थिरांक का मान कितना हो गया? 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यानी 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा अगर कोई क्षेत्र है तो उसी को 1 वर्ग सेंटीमीटर कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसकी मात्रा में कुछ परिवर्तन होता रहता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की गति जो है अंडाकार है और इसमें इसकी दूरी कुछ विशिष्ट समय पर बढ़ जाती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, और एक समय में इनके बीच की दूरी घट जाती है। तो जब सूर्य की दूरी घट जाती है तो उसकी दूरी रहती है 14.7 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और जब दूसरी स्थिति जो बनती है, जब सबसे अधिक दूरी पर रहेगा तो समय रहेगा 15.2 करोड़ किलोमीटर। समझ में आया? यानी 2 स्थितियां हो रही हैं। एक समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक है और दूसरे समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम है, ठीक है। जब सबसे कम रहेगा तो इसी को हम कहेंगे उपसौर, ठीक है। और जब सबसे दूर रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? अपसौर। समझ में आया? अब ये घटना घटती कब है? उपसौर कब होता है, अपसौर कब होता है? उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को, इसको रट लेना है, 1 नंबर में आएगा। और अपसौर की स्थिति जो है 4 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष यही घटना घटती है, ठीक है। अब देखिए, ये जो सौर स्थिरांक अभी हम पढ़ रहे थे, इसको अभी हम ध्यान देंगे कि सौर स्थिरांक जो मापा जाता है वह हमेशा वायुमंडल के ऊपर नापा जाता है। वायुमंडल शुरू होने से पहले ही इसका मान निकाल लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी उसको आगे देखते हैं, क्योंकि वायुमंडल की वजह से उसमें परिवर्तन आ सकता है। तो अब देखिए, सूर्य की मात्रा में परिवर्तन मतलब सूर्य की दूरी में जब परिवर्तन होगा तो ऊर्जा प्राप्ति में परिवर्तन होगा कि नहीं? तो सबसे अधिक ऊर्जा तब प्राप्त होगी जब सूर्य सबसे नज़दीक हो, और सबसे कम ऊर्जा तब प्राप्त होगी जब सूर्य सबसे दूर हो। लेकिन इसके अतिरिक्त और भी कारण हैं जिसकी वजह से सूर्य की ऊष्मा प्रभावित होती है। इसी कारण से उत्तरी गोलार्ध में 3 जनवरी को जब सूर्य सबसे नज़दीक है तो हमारे वहाँ उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का मौसम पड़ता है कि नहीं? और जुलाई में
जो है गर्मी का मौसम पड़ता है, जबकि होना क्या चाहिए, इस समय पृथ्वी को सबसे कम ऊर्जा प्राप्त हो रही है कि नहीं, गर्मी में, लेकिन उस समय गर्मी पड़ रही है, और जब सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है तो उस समय सर्दी पड़ रही है। ठीक है, सर्दी का मौसम है या ठंड का मौसम है, समझ में आया। तो ऐसा क्यों होता है, या सूर्य की किरणों के और कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, उन्हीं को हम अब विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तब है इसकी भिन्नता का क्या कारण है, तो इसके 5 कारण हैं जो आपकी किताब में दिया है, उसी को हम विस्तार से देखेंगे। पहला कारण क्या है, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना। दूसरा कारण है किरणों का तिरछापन, और किताब में दिया हुआ नति कोण, अभी सबका अर्थ समझा देते हैं। तीसरा क्या है, दिन की अवधि, यानी दिन कितना लंबा हो रहा है या छोटा हो रहा है। और चौथा क्या है, वायुमंडल की पारदर्शिता। ठीक, और अंतिम क्या है, स्थल विन्यास। ठीक है, 5 चीजें हैं, इसी को हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पहला लेते हैं कि पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना। अच्छा बताओ, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमने से क्या होगा, दिन और रात होगी। मान लो ये सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है। अब ये सूर्य के चारों ओर यहाँ पे पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। तो अपनी धुरी पर जो घूम रही है इसी को कहते हैं घूर्णन, या इसी को चक्रण कहेंगे। इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं, रोटेशन। ठीक है, रोटेशन कहेंगे। तो ये जो पृथ्वी है इसी के चारों ओर अपनी धुरी पर घूम रही है, इसके कारण से क्या होता है, रात तथा दिन की घटना होती है। इससे क्या होगा, जो हिस्सा मान लो इसका आधा हिस्सा ये वाला सूर्य के सामने है, तो यहाँ पे प्रकाश पड़ेगा, और प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ दिन होगा या सूर्य की उष्मा पड़ेगी। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ प्रकाश नहीं पड़ेगा, यहाँ क्या होगी, रात होगी। तो जहां पर दिन होगा वहां सूर्य तक मिलेगा, और जहां पर दिन नहीं होगा वहां सूर्य तक नहीं मिलेगा। यानी कि इससे पता चल रहा है कि अक्ष पर घूमने की वजह से सूर्य तक प्रभावित हो रहा है, समझ में आया। दूसरा देखते हैं, सूर्य की किरणों का नति कोण या तिरछापन। ठीक है, नति कोण या तिरछापन क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर एक बार समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आएगा नहीं है। नति कोण, या इसी को हम आसान भाषा में लिख देते हैं तिरछापन, सूर्य की किरणों का जो तिरछापन है। ठीक है, अब ये तिरछापन क्या है, देखिए पृथ्वी क्या है, अपने कक्ष तल से, एक होता है अपने अक्ष से और एक होगा अपने कक्ष तल से। वो लेके आए थे ना क्या, ग्लोब, थोड़ा सा तिरछा था कि नहीं था ना। तो ये जो कक्ष तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, यानी कि अपने कक्ष तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि कक्ष पे कितना झुका हुआ है, 66.5 डिग्री। ठीक है, और ये जो अपना अक्ष है, ये जो एक्सिस है, तो ये 90 अंश का कोण हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 अंश का कोण हो गया कि नहीं। तो ये जो शेष भाग है 23.5 डिग्री होगा, 90 में से 66.5 घटाएंगे तो 23.5। तो पूछेगा कि पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है तो 23.5 डिग्री, और पूछेगा अपने कक्ष पर कितनी झुकी हुई है तो 66.5 डिग्री। समझ में आया, इतना तो रट लेना है। अब इसके बाद इसके कारण होता क्या है, तिरछेपन के कारण सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूमती है या घूर्णन करती है, ये तिरछापन पढ़ा रहे हैं ना, या नति कोण, तिरछापन लिख देते हैं या नति कोण। अब देखिए इसकी वजह से क्या होता है, ये मान लीजिए सूर्य है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा कर रही है कि नहीं। जैसे एक तो अपनी धुरी पर घूम रही है, और दूसरा क्या हो रहा है, सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रही है, लगा रही है, बताए थे वो जो क्लास चली थी उसमें भी, और 9th में भी बताए हैं। ठीक है, ये पृथ्वी है,
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब पृथ्वी पर 23.5 डिग्री झुकाव होने के कारण जो अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए पृथ्वी का जो अक्षांश रेखा है, ये मान लो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो यहाँ से 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, क्यों 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण नहीं पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, अब इसी झुकाव के कारण सूर्य की किरणें हमेशा सदैव समान नहीं पड़ती है। वह सूर्य जो है, सूर्य की किरणें इसी के बीच में घूमती रहती है पूरे वर्ष भर। यानी कि सूर्य हमको लगेगा कि उत्तर की ओर जा रहा है, कभी लगेगा दक्षिण की ओर। जैसे मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। ठीक है, गर्मी के समय में मान लीजिए आपका घर यहाँ पे है, आप देखेंगे कि पूर्व से थोड़ा सा इधर उत्तर की साइड में सूर्य निकलता है, और ठंड के समय में देखेंगे यही सूर्य धीरे 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 खसकते हुए यहाँ तक आ जाता है। होता है कि नहीं? और जो एक्चुअल उत्तर है, यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन ही सूर्य रहेगा। ठीक है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसको विस्तार से हम बता चुके हैं पिछली कक्षाओं में कैसे परिवर्तन होता है। तो इस कारण से क्या होगा, जब सूर्य मान लीजिए ये 21 मार्च का दिन है, 21 मार्च के दिन सूर्य भूमध्य रेखा पर, कहां पर? भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। तो यानी भूमध्य रेखा कहाँ है? पृथ्वी की देखिए जो बीचों बीच वाली रेखा है, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। यानी कि पृथ्वी का यहाँ पे लंबवत होगा और सूर्य यहाँ पे लंबवत है, तो इसकी वजह से क्या होगा, पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होगा। ठीक है, और सूर्य की सबसे अधिक किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ेगी। जहां सूर्य की किरणें लंबवत होंगी वहां अधिक पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए फिर 3 महीने बाद जब स्थिति बदलती है, जब ये मतलब पूरा 12 महीने में चक्कर लगा रहा है, तो 1/4 कितने में लगाएगा? 3 महीने में। तो ये स्थिति है 21 मार्च की, अगर तो 3 महीने बाद लगभग जून आएगा, तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। ठीक है, यानी कि इस रेखा पर लंबवत हुआ, तो कर्क रेखा वाले क्षेत्र पर अधिक ताप पड़ेगा कि नहीं? और 21 जून को भारत में कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है, तो ताप अधिक होगा, तो गर्मी पड़ेगी, ठंडी गर्मी। तो हम लोगों के समय 21 जून के समय भीषण गर्मी पड़ती है कि नहीं? पड़ती है। अब देखिए फिर जो है सूर्य इसके ऊपर नहीं जा सकता। 21 जून को यहाँ पहुंच गया कर्क रेखा पर, अब कर्क रेखा से ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो फिर सूर्य धीरे धीरे नीचे लौटता है, और 3 महीने में अगर ऊपर गया था तो अपनी जगह पर उसी स्पीड से अगर फिर 3 महीना लग जाएगा, नहीं लगेगा। तो 23 सितंबर को सूर्य फिर कहाँ आ जाएगा? भूमध्य रेखा पर। वहां भूमध्य रेखा से चला था, अब फिर भूमध्य रेखा पर आ गया कि नहीं? आ गया। अब देखिए फिर अगले 3 महीने में, लगभग 3 महीना, क्योंकि 365 दिन का साल होगा, इसलिए एक आध दिन डेट आगे पीछे होगी। अगर 360 दिन का होता तो एक ही डेट पे सब होता। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, कब? 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा। जब मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा, मान लो यहाँ लंबवत चमक रहा है, तो हमारे वहां सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है, और तिरछी होने के कारण ही क्या होता है, हमको ठंड का एहसास होता है कि नहीं? समझ में आया? 22 दिसंबर में ठंडी पड़ती है, गर्मी ठंडी, तो उसका कारण ये है कि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य चला गया है, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी और हमारे वहां किरणें तिरछी हो गई, तो इस वजह से हमको ठंड का एहसास हुआ। इसी किरणों के तिरछेपन का एक और उदाहरण देखिए। दिन के समय या सुबह के समय
सुबह और शाम के समय। शाम के समय क्या होगा, धूप कम लगती है कि नहीं। मान लीजिए यहाँ कोई आदमी खड़ा है और यहाँ सूर्य उसके सामने होगा, चाहे सुबह का ले लेंगे चाहे शाम का, सूर्य की किरणें तिरछी हो जाएगी नहीं, एकदम तिरछी पड़ रही है। तिरछी पड़ने के कारण क्या होगा, इसकी परछाई खूब लंबी बनेगी और धूप कम लगेगी। अगर यही सुबह का समय है और आते आते यहाँ मान लीजिए दोपहर हो गया, तो सूर्य सिर के ऊपर जब रहेगा किरणें क्या हो रही हैं, लंबवत पड़ रही हैं, और जहाँ लंबवत पड़ेगी वहां गर्मी अधिक होगी कि नहीं। समझ में आया। सूर्य से तो हमेशा उतना ही ताप निकल रहा है ना, तो सुबह हमको कम ताप क्यों महसूस होता है, तिरछेपन के कारण। सूर्य हमारे सामने होता है, अगर पूरब की ओर मुंह करके खड़ा होंगे तो सूर्य सामने होगा, पश्चिम की ओर खड़ा होंगे तो पीठ की साइड होगा, ठीक है। तो तिरछेपन के कारण सुबह कम धूप का एहसास होता है, शाम को भी यही होता है, तिरछेपन के कारण कम धूप का एहसास होता है। लेकिन दोपहर में जब हमारे सिर के ऊपर लंबवत होता है तो अधिक ताप का एहसास होता है कि नहीं, होता है, ठीक है। एक और उदाहरण के हिसाब से समझते हैं। देखिए एक मान लीजिए कोई टार्च है, यही टार्च है, इसको हम लंबवत कर देंगे तो छोटा स्थान घेरेगा कि नहीं, कम स्थान घेरेगा। और जब हम इसी को तिरछा कर देंगे, यहाँ से प्रकाश डालेंगे तो ये फैल जाएगा कि नहीं। यहाँ टार्च लगाए तो इसकी दूरी फैल जाएगी। अब मान लो इसमें से जितना ताप निकल रहा था उतने में छोटा क्षेत्र जल्दी गर्म होगा कि ये बड़ा वाला क्षेत्र, छोटा वाला। यानी कि लंबवत किरणें जब पड़ती हैं तो छोटे स्थान को घेरती है, इस वजह से वो जल्दी गर्म हो जाता है। और जब तिरछी किरणें होती हैं तो फैल जाती हैं, ज्यादा स्थान को घेरती हैं, तो वह जल्दी वह जल्दी गर्म नहीं हो पाता, ठीक है। किसी को एक उदाहरण से और बताए थे क्या, कि मान लीजिए कोई छोटा बर्तन है इसी गैस पे, ये मान लीजिए कोई गैस है, ठीक है, इसमें से आग निकल रही है। अब यहाँ एक छोटा बर्तन रख देंगे और उतना ही बड़ा गैस का और है, इसमें खूब बड़ा बर्तन रख देंगे, कौन जल्दी गर्म होगा, छोटा वाला, ठीक है। तो तिरछेपन का यही प्रभाव होता है कि जब तिरछी किरणें होती हैं तो उनका जो ताप होता है वो बड़े क्षेत्र में फैल गया, ठीक है। तो इसका ताप बड़े क्षेत्र में फैल गया तो जल्दी से गर्म नहीं हो पाएगा, जब छोटे क्षेत्र में रह जाएगा तो गर्म हो जाएगा। इसी कारण से अक्षांशों के बढ़ने के साथ जैसे जैसे हम अक्षांश में बढ़ेंगे वैसे वैसे सूर्य का प्रकाश कम होता जाता है। और ध्रुवीय क्षेत्रों पर पता है ना बर्फ जमी रहती है, तो बर्फ जमे होने का कारण क्या है, सूर्य की किरणों का तिरछापन। अब देखिए मान लीजिए भूमध्य रेखा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सूर्य है, ठीक है। अब यहाँ से ताप निकल रहा है, तो जो हिस्सा इसके सामने आएगा, मान लीजिए भूमध्य रेखा है, तो जहां पर जितने दूरी में सूर्य की किरण 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण के बीच रहती है ना, तो इतने क्षेत्र में कभी न कभी तो लंबवत पड़ ही रहा है ना, तो इस क्षेत्र को गर्मी अधिक होगी कि नहीं, इसीलिए इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। कटिबंध का मतलब क्षेत्र या जोन, उष्ण कटिबंध। और जो क्या हुआ, यहाँ पे किरणें तिरछी हो जा रही है नहीं, तिरछी हो जाने की वजह से वही प्रभाव पड़ेगा जो भी टार्च वाला बताए हैं, इस वजह से वहां तापमान कम होगा। और ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे कम तापमान होगा कि नहीं, और भूमध्य रेखा पे सबसे अधिक होना चाहिए, लेकिन भूमध्य रेखा पर अधिक नहीं होता। क्यों, अभी आगे बताते हैं। सबसे अधिक तापमान भूमध्य रेखा से थोड़ा सा उत्तर में पाया जाता है, ठीक। तीसरा कारण क्या था, कि जो किरणों का तिरछापन हो गया। एक कारण और बताया क्या था, दिन की अवधि। अब दिन की अवधि क्या होती है, यानी कि जब दिन का समय, यानी कि अवधि का मतलब समय। अगर मान लो दिन 15 घंटे का होगा तब ज्यादा तापमान मिलेगा, कि 9 घंटे का होगा तब ज्यादा तापमान मिलेगा। 15 घंटे का रहेगा तब ना, जितना लंबा दिन होगा उतना ही ना धूप मिलेगी, और धूप मिलेगी तो उष्मा मिलेगा, तापमान बढ़ेगा कि नहीं। अगर मान लो गर्मी के समय में क्या होता है, गर्मी के समय बड़ा दिन होता है, लगभग 15 घंटे 15.5 घंटे का होता है। और ठंड के समय में क्या होगा, अगर ठंड है तो इतनी लंबी क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। अगर गर्मी है तो इतना बड़ा दिन होगा कि नहीं, समझ में आया।
अवधि जहाँ अधिक होगी वहाँ तापमान अधिक होगा, दिन की अवधि जहाँ कम होगी वहाँ तापमान कम प्राप्त होगा। ठीक है, कम समय तक प्राप्त हो रहा है ना सूर्य की ऊर्जा, तो ये दिन की अवधि का प्रभाव है। एक और क्या है उसके बाद, वायुमंडल की पारदर्शिता। ठीक है, चलो इसको भी देखते हैं। तो अभी हम बताते हैं कि भूमध्य रेखा पर तापमान क्यों कम, मतलब भूमध्य रेखा में सर्वाधिक तापमान में पाके थोड़ा उत्तर पाया जाता है। तो भूमध्य रेखा क्या है, वायुमंडल की पारदर्शिता, वायुमंडल की पारदर्शिता। ठीक है, अब वायुमंडल की पारदर्शिता का मतलब क्या है, पृथ्वी के चारों ओर बताए ना वायुमंडल पाया जाता है। वायुमंडल में क्या क्या है, गैस है और क्या है, धूल कण और जलवाष्प। बहुत अच्छा याद है, ऐसे ही पढ़ो, तीनों चीजें हैं। अब धूल कण और जलवाष्प जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, बादल। अब देखो कहीं कहीं पे जो है जलवाष्प और धूल की मात्रा अधिक होगी और कहीं कहीं पर कम होगी, पिछले पाठ में पढ़ाए थे। ठीक है, तो जहां पर जलवाष्प और धूल की मात्रा एक साथ अधिक पाई जाएगी वहां अधिक बादल पाए जाएंगे नहीं। और बादलों की वजह से सूर्य का प्रकाश रुक जाता है ना, देखिए हो कि नहीं। जब बादल लग जाएगा तो लगेगा चलो बहुत अच्छा होगा, बादल लग गया धूप कम आएगा, होता है। तो जहां पर बादल होगा वहां धूप कम आएगा कि ज्यादा, कम आएगा। ठीक है, इसी तरह भूमध्य रेखा पर क्या होता है, यहाँ पर वर्ष भर सर्वाधिक वर्षा होती है, पढ़ाए थे। भूमध्य रेखा पर नहीं पढ़ा तो जान लो, भूमध्य रेखा पर वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ तापमान अधिक होता है, आर्द्रता अधिक होती है, धूल कणों के साथ रोज बादल बनता है। तो यानी कि रोज वर्षा हो रही तो रोज बादल भी होगा कि नहीं। तो सूर्य से आने वाले प्रकाश को, मान लो ये सूर्य है, इस सूर्य से आने वाले प्रकाश को ये बादल रोकेंगे कि नहीं, रोकेंगे। और उतना ही तापमान जो है लगभग 23.5 डिग्री के आसपास उत्तर में या दक्षिण में भी होता है, क्योंकि वहां भी कभी न कभी सूर्य लंबवत पहुंच रहा है कि नहीं, पहुंच रहा है ना। अगर मान लो कोई ऐसा क्षेत्र हो उष्णकटिबंध में जहां पर मरुस्थल हो, वो भी कैसा मरुस्थल, गर्म मरुस्थल। जब मरुस्थल होगा तो वहां पानी बरसेगा नहीं, बरसेगा, तभी ना मरुस्थल है। बूंदा मतलब वहां पे बारिश बहुत कम होती है, और जब बारिश बहुत कम होगी तो बादल भी नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। तो जब बादल नहीं होगा तो सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंचेगा कि नहीं। दिन के समय खूब भयंकर गर्मी पड़ेगी, मरुस्थल में गर्मी पड़ेगी कि नहीं, बादल भी रोकने वाला वहां नहीं है, नहीं। तो इस वजह से सर्वाधिक गर्मी कहाँ पे पाई जाएगी, उष्ण मरुस्थलों में। ठीक है, सूर्य का सर्वाधिक तापमान कहाँ पाया जाएगा, उष्ण मरुस्थलों में। अब देखो धूल कण की वजह से ये घटना और घटती है। धूल कण जो है किरणों का प्रकीर्णन कर देते हैं, किरणों का प्रकीर्णन इधर उधर बिखरा देंगे। बिखराने की वजह से भी तापमान कम होगा कि नहीं, प्रकीर्णन हो गया अगर किरणों का। मान लो कहीं पानी फेंक रहे थे, बीच में कोई डंडा आ गया, पानी उधर उधर फैल गया, तो मान लो उसके पीछे कोई आदमी खड़ा है तो उसको कम पानी लगेगा कि नहीं। जैसे गुब्बारे में पानी भर के फेंकते होली में, अगर मान लो बीच में कोई डंडा लगा दिया तो डंडा लगने की वजह से फट जाएगा और इधर उधर फैल जाएगा, थोड़ा बहुत ही इसके ऊपर पड़ेगा ना। तो ऐसे ही कि जब सूर्य का प्रकाश आता है तो यहाँ वायुमंडल में जो उपस्थित कण है ये इसका प्रकीर्णन कर देते हैं। ठीक है, प्रकीर्णन करने की वजह से क्या होता है, प्रकीर्णन की वजह से क्या होगा कि आकाश का जो रंग होता है वह नीला दिखाई देता है। ठीक है, आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, नीला। तो ये किस कारण से होता है, प्रकीर्णन के कारण। और सुबह के समय आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला, लाल दिखाई देता है। तो ये भी प्रकीर्णन के कारण ही होता है। ठीक है, तो पूछेगा सुबह शाम को प्रकाश का रंग मतलब आकाश लाल दिखाई देता है और दिन में नीला दिखाई देता है, तो उसका क्या कारण है, तो प्रकीर्णन किसके कारण होता है, धूल कणों के कारण। ठीक है, समझ में आया। और वास्तव में कैसा रंग है वो जो है उसका आकाश का, आकाश में अगर धूल ना रहे तब हमको जानते हो कैसा दिखाई देगा। अगर हम वायुमंडल के ऊपर चले जाए, कभी फ्लाइट में बैठो और वायुमंडल में चले जाओ, वहां से प्रकाश देखेंगे
विकिरण के कारण हमको नीला दिखाई देता है, कभी प्रकीर्णन के कारण हमको लाल दिखाई देता है। समझ में आया? अंतिम कारक क्या है बताओ, जल्दी खत्म करें। स्थल विन्यास। स्थल विन्यास। स्थल विन्यास का अर्थ है कि स्थल विन्यास, स्थल विन्यास का मतलब है कि स्थल होना और जल होना। ठीक है, अगर किसी क्षेत्र में स्थल है या जल है, उसकी वजह से सूर्य तप की मात्रा में प्रभाव पड़ता है। स्थल जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से ठंडा हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? और जल देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है। एक कारण ये हो गया। और स्थल का जो झुकाव है, मान लो इसका झुकाव है ये, और सूर्य यहां है, ये मान लो सूर्य है। सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो इस छोर पे ज्यादा पड़ेगा कि नहीं, और इसके पीछे वाले पे कम पड़ेगा। तो इसी कारण से उत्तरी गोलार्ध में अगर कोई पर्वत है तो उसके दक्षिणी भाग पर अधिक प्रकाश पड़ता है, अधिक बादल होंगे, अधिक वर्षा होगी, जबकि उत्तरी भाग पर कम प्रकाश पड़ेगा, कम बादल होंगे, कम वर्षा होगी। ठीक है, तो स्थल का विन्यास जल स्थल की वजह से और उसके झुकाव की वजह से सूर्य तप प्रभावित होता है। ठीक है, आज इतना रहे तो प्रश्न लिखो। तुम लोग जाओ 12 बजे जाना हो, लिखो। सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों, सूर्य तप के